देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग को मेन पढ़ना था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन पिछले क्लास में कर चुके थे। ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन यानी इसका रूल क्या है, उस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में मैं थोड़ा समझा दिया था कि ट्रायंगल लॉ में होता आखिर क्या क्या है जो। तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है वो समझ लीजिए। ट्रायंगल लॉ में ये कहता है कि यदि कोई एक वेक्टर हो, है ना, कोई एक वेक्टर है जिसका नाम वेक्टर ए है। यदि उसके हेड पर कोई एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम वेक्टर बी है, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला वेक्टर जो है वह रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्ट मतलब परिणाम, आंसर जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए आगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ज्योमेट्रिकल वैल्यू है। देखिए ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ लीजिए 9th-10th में जैसे जो ज्योमेट्री पढ़ते थे वैसे। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, संरचना यानी बनावट क्या है उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या, अगर इसको आप ओ मानते हैं, इसको पी मानते हैं, इसको क्यू मान लीजिए, तो कंस्ट्रक्शन में ही लिखेंगे कि लाइन ओपी, देखिए यहां से ऐसे घेर देते हैं, लाइन ओपी एक्सटेंडेड टू एक्स, मतलब यहां एक्स तक एक्सटेंड कर दिए, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री है। देखिए यहाँ 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे तिरछा खींच करके यहाँ 90 डिग्री दिखा दीजिएगा, एकदम सीधा लाइन आना चाहिए। ड्रॉ क्यू एम कर देते हैं, क्यू एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। ये बात समझ में आ गया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, लाइन ओपी को एक्स तक बढ़ाया गया और क्यू एम एक परपेंडिकुलर डाला गया किस पर, ओ एक्स पर। यहां पर देखिए क्या है, ए जो है वह मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर ए का, जो कि ओपी के बराबर है। बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर बी का, जो आपका पी क्यू के बराबर है। आर जो है वह मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर इसको कह रहे हैं, देख लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि ओ क्यू है। देख लीजिए ध्यान से, यहां पर थीटा जो होगा वो पिछले क्लास में समझा दिए थे, एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, यानी थीटा कहाँ डिनोट कर रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका थीटा है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। एक एंगल अल्फा यहाँ डिनोट कर रहे हैं, देखिए ये एंगल अल्फा है। अल्फा जो है वह एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। वो देख लीजिए ध्यान से, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का ये एंगल है। इस अल्फा, जो हम लोग अल्फा लिखे हैं उसकी बात को करते हैं, है ना, अल्फा क्या है उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था इस पिक्चर का ये सब पॉइंट, इसका डेरिवेशन कैसे होता है उसको समझिए। इस फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होगा, जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ दो बार ट्रायंगल में आना है, एक बार इस ट्रायंगल में आना है, एक बार इस बड़े ट्रायंगल में आना है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एम, याद कर लिए कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एम में। इस ट्रायंगल में जब चलेंगे आप तो देखिए पीएम बराबर क्या लिखेंगे वो आपको पहले से पता है, हम पिछले क्लास में इसका बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं। अब पूछते हैं कृति, आप पीएम बराबर क्या लिखेंगे, बी के टर्म में लिखना और थीटा के, जिसमें बी भी आए और थीटा भी आए, पीएम बराबर क्या लिखेंगे, कोई बोल सकते हैं तो बोलिए जल्दी से, जिनको समझ में आ बी जाए वो बोलिए। बी कॉस थीटा, वेरी गुड, सही सही बोले आप, बी कॉस थीटा होगा। क्यों, हम बोले थे किसी वेक्टर का जिधर एंगल सट जाए उधर कॉस कंपोनेंट जाता है, जिस वेक्टर का एंगल जिधर सट जाए कॉस कंपोनेंट जाता है, ये बात पहले बता चुके हैं। अब आप बताइए क्यूएम क्या होगा, क्यूएम बराबर क्या होगा, चलिए क्यूएम बराबर क्या होगा बोलिए जल्दी से, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा होगा। यही इसीलिए तो प्रैक्टिस करवाए थे पहले, बी साइन थीटा होगा, क्या होगा आपका, बी साइन थीटा होगा। इस बात को समझ में आ गया होगा। जब इस ट्रायंगल में जाकर के हमको दो ही काम करना था, एक ये निकालना था, एक निकालना था, इस ट्रायंगल में और कोई काम नहीं। डेरिवेशन इसी तरह से ज्योमेट्री में याद किया जाता था, याद कीजिए 9th 10th में। तो यहाँ पर अब चलेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ओ क्यू एम में चलते हैं, ओ क्यू एम में चलते हैं, इस ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए सबसे पहले ओ एम निकालना चाहते हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमको लगाना है, तो ओ एम बराबर क्या होगा, तो ओ एम बराबर होगा ओपी प्लस पीएम होगा, ओपी प्लस क्या होगा, पीएम होगा। देख लीजिए ध्यान से, आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए यहां से यहां तक की दूरी, तो ओपी आप प्लस पीएम होगा, तो ओएम बराबर जो हो गया वेक्टर ए आप प्लस बी कॉस थीटा हो गया। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए, फिर आपका जब ये निकल गया यहां से यहां तक, ये मालूम है, ये मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। तो नाउ लिख सकते हैं अब क्या, पाइथागोरस थ्योरम से कि ओ क्यू का जो होल स्क्वायर होगा, ओ क्यू का जो होल स्क्वायर होगा वो ओ एम का होल स्क्वायर और प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर होगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग यही लिखते थे, देख लीजिए ध्यान से, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता था। याद है ना फॉर्मूला, सब लोग को फिर से बोल रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ओ क्यू जो है वो क्या है, तो ओ क्यू देखिए आर है, तो आप लिखिएगा आर यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू, अब ओ एम का स्क्वायर, तो ओ एम तो यहां पर आ गया है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एम क्या है, तो क्यू एम है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिएगा। देख लीजिए ध्यान से, अब सिर्फ गुना भाग बचा हुआ है। देखिए समझने का काम यहीं तक था। अब आप लोग बोलिए कि कहीं आपको समझने में अगर कष्ट है, एक पॉइंट भी कष्ट है तो हमको बतलाइए, जिनको है क्वेश्चन एराइज किए, ये मत बोलिए सर फिर से समझा दीजिए, फिर से ला क्वेश्चन नहीं, आपको क्या कष्ट है उस प्रॉब्लम को बोलिए, मैं इसको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इसके बाद मैथ है, इसका सोल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन करके हम ही दिखाएंगे। कृति आपको कोई कष्ट है तो बोलिए, प्राची कोई कष्ट है तो बतलाइए,
जल्दी से बोलिए। अमन, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए फास्ट में एकदम, है तब माइक ऑन कीजिए। नहीं नहीं किन्हीं को, तो हम आगे बढ़े ना। अब तो सिर्फ गुना भाग बचा हुआ है, तो हम गुना भाग करते हैं फास्ट में। अब माइक ऑफ कर लीजिए अपना। देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, वो समझ लीजिए। आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसका लिखेंगे तो उसको नीचे लिख रहे हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका वाला लिखे हैं। इतना आ गया। देखिए हम एक जगह अंडरलाइन कर रहे हैं, ये टर्म और इस टर्म में बी स्क्वायर कॉमन है। अगर उसको कॉमन लेके लिखिएगा तो आप ऐसा लिखिए, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस ये बच गया 2ab कॉस थीटा बच गया। देख लीजिए ध्यान से। अब इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा बच गया। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट का स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। देख लिए ध्यान से। यहां तक में कोई कष्ट है तो बोलिए हमको, क्योंकि इसके बाद हम इसको मिटाने वाले हैं। अब आप लोग वीडियो जब अपलोड करेंगे वहां से देख के लिखेंगे, अभी यहां से नहीं लिखना है, ठीक है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद वहां छाप लीजिए। दूसरे दो फायदा होता है, आप दोबारा उस चीजों को सुनते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, याद हो जाएगा। तो ये सब टर्म तो आपको सिंपल था, और देखिए कितना आसान है, बहुत भारी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस इतना ही सोच लीजिए। बहुत सिंपल है एकदम, बहुत आसान है, बस इतना सोच लीजिए आप ध्यान से। लास्ट वाला आंसर याद कर लीजिए, आर स्क्वायर बराबर क्या आया है, ए स्क्वायर आया है, बी स्क्वायर आया है, 2ab cos थीटा आया है। देख लीजिए ध्यान से, आर बराबर क्या आया है, ए स्क्वायर आया है, बी स्क्वायर आया है, प्लस 2ab cos थीटा आया है। अब जब हम लोग इतना समझ ही गए हैं तो आगे कोई कष्ट नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। देख लीजिए कैसे। अब रिजल्टेंट जो हो गया, वह रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो सारा इधर अंडर रूट में चला जाएगा, ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, 2ab cos थीटा होगा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, जो कि कोई भी पूछेगा आपसे कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बोलना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस इतना ही बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। अब आगे देखिए, tan अल्फा निकालिए। तो देखिए tan अल्फा उसी ट्रायंगल में चल रहे हैं, अभी ये ट्रायंगल है तो इसमें tan अल्फा चलिए। तो tan अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी QM बाई OM। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, तो परपेंडिकुलर QM था जो था वो B साइन थीटा था, और आपका यहां से जो यहाँ था बात वो A प्लस बी कॉस थीटा था। फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसलिए अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स। देखिए उल्टा करके लिखने का तरीका है, tan इनवर्स, और ये सारा टर्म ब्रैकेट में चला जाएगा B साइन थीटा बाई A प्लस बी कॉस थीटा। देखिए बोलने का दो तरीका, अगर आपसे कोई पूछे कि tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अल्फा बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स B साइन थीटा प्लस A प्लस बी कॉस थीटा बोलना। और कोई पूछ दिया कि नहीं tan अल्फा का ही फॉर्मूला बताया, tan अल्फा अगर पूछ दिया तो B साइन थीटा बाई A प्लस बी कॉस थीटा है। और देखिए सब मैथमेटिकली है, आपको फार्मूला से डायरेक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट रख लेना है, सबका प्रूफ है। अब सोच लीजिए ये प्रूफ किस प्रकार से वर्क करेगा। अब इसमें केसेस हैं, केस मतलब कंडीशन है। पहला कंडीशन, अब हम देखिए ध्यान से सुनिए, ये ए और बी क्या है, दो आदमी का नाम था, जिसके पास ताकत था ए और एक के ताकत था बी। दोनों मिलकर के मैक्सिमम कितना ताकत लगाएगा, इसकी बात करते हैं। मैक्सिमम कितना ताकत लगाएगा, यानी फॉर रिजल्टेंट टू बी मैक्सिमम, रिजल्टेंट टू
बी मैक्सिमम, हमको रिजल्टेंट को मैक्सिमम करना है। यानी कि आप सोचिए एक हम हैं और एक आप हैं, दो मिलके किसी चीज पर ताकत लगाना है, तो मैक्सिमम रिजल्ट की संभावना कब बनेगी? जब दोनों साथ साथ ताकत लगाएंगे। और इसका प्रूफ है मैथ में, फिजिक्स में। देखिए कैसे, आपको ये बताइए, रिजल्ट का ये फॉर्मूला है। अब इसमें ए बदलेगा नहीं, आपका ताकत बदलेगा नहीं, मेरा ताकत बदलेगा नहीं, सिर्फ एंगल बदलेगा। मतलब दोनों मिलकर किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम ताकत लगाएंगे, दोनों मिलकर जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम ताकत लगाएंगे तो डायरेक्शन बदल सकते हैं। हमारा ताकत आपका ताकत नहीं बदल रहा है, यानी कि ए और बी नहीं बदल रहा है, सिर्फ थीटा बदलेगा। और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना 1 होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है क्या होता है? आपका 1 होता है। यानी इसको अगर 1 कर दिएगा तो रिजल्ट मैक्सिमम हो जाएगा। और कब? जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तब, क्योंकि कॉस का 1 वैल्यू 0 डिग्री पर होता है। इसका मतलब रिजल्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा? आर मैक्स उसको कहेंगे। आर वो हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 अगर पुट कीजिएगा आप, तो बात समझ लीजिए, यहाँ 1 कॉस थीटा का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ए प्लस बी इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि दो आदमी मिलकर के किसी ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम ताकत कितना लगा सकता है? मान लिया मेरा ताकत ए था और आपका ताकत बी है, तो दोनों मिलकर मैक्सिमम ताकत ए प्लस बी लगा सकते हैं। और अगर वो समझने की कोशिश कीजिए तो समझिए ध्यान से, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो भारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास सेम है, आप अगर इधर ताकत लगा रहे हैं और हम भी इधर ताकत लगा रहे हैं, तभी आपका फोर्स का वैल्यू जो होगा, इफेक्ट, इसका रिजल्ट यानी मैक्सिमम होगा। रिजल्ट मैक्सिमम करने के लिए दोनों मिलकर के एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाइएगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना है तो आप जिधर धक्का दे रहे हैं उधर ही हम धक्का देंगे, तभी रिजल्ट मैक्सिमम होगा। और देखिए ये मैथ में प्रूफ हो गया कि थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री होगा, यानी 0 डिग्री मतलब पैरेलल वेक्टर की एंटी पैरेलल वेक्टर की परपेंडिकुलर वेक्टर। ये आप लोग बोलिए, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर। अब सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, आज से 400 साल पहले, कैसो साल पहले, 400 साल पहले न्यूटन का जन्म हुआ था। और न्यूटन ने ये सब प्रूफ कर दिया था उस समय। सोच ले, सब न्यूटोनियन फिजिक्स में भी हम लोग चल रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि इस तरह से ही वर्क होगा, तभी मैक्सिमम रिजल्ट होगा। जब दुनिया साइंस नहीं जानती थी तो साइंस का परिभाषा सबको सिखा के चला गया। और आज आप कहते हैं 400 साल इतना एडवांस हो गए हैं, उसके बाद भी कहते हैं सर हमको फिजिक्स समझ में नहीं आता है। यानी कि आप मेहनत नहीं करते हैं, बस इतना ही सोच लीजिए। मेहनत कीजिएगा तो हर हाल में समझ में आएगा। हाँ, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 5 बार पढ़ेगा तो मजा आएगा ना, हर हाल में मजा आएगा। इतना सोच लीजिए ध्यान से। यानी मैक्सिमम रिजल्ट जो होगा ए प्लस बी होगा, यानी दो का जोड़ जो होगा मैक्सिमम वैल्यू वो ए प्लस बी होगा। अब केस सेकंड में उसी तरह से चलते हैं, देखिए ना, सब केस का हम कंडीशन की बात करते हैं। फॉर रिजल्टेंट टू बी मिनिमम, अगर रिजल्टेंट को मिनिमम करना तब क्या करेंगे? तो देखिए, मिनिमम करना है तो ए और बी तो बदलेगा नहीं, क्योंकि आपकी ताकत और मेरी ताकत नहीं बदलेगी। और किसी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम इफेक्ट लगाना है तो एंगल बदलना पड़ेगा। यानी और तब तो लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा -1 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और वो थीटा बराबर 180 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर होता है? 180 डिग्री पर होता है, याद कर लीजिए। अब रिजल्टेंट का जब मिनिमम वैल्यू निकालने चलिएगा तो यहाँ पर -1 रखिएगा। जब यहाँ -1 रखिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जो छठा क्लास के अलजेब्रा में पढ़े हम लोग। a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और उसको अंडर रूट से जब रूट हटाएंगे तो a माइनस बी बचेगा। इसको मोड लगा दिए क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है। और अब जरा ध्यान से, मिनिमम वैल्यू जो हो गया a माइनस बी हो गया और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी हो गया। तो मिनिमम वैल्यू कैसे होगा, इस बात को भी यहाँ समझ सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ,
अगर आप अपना फोर्स ए इधर लगा रहा है और बी इधर लगा रहा है, तभी ना आपका मिनिमम इफेक्ट होगा। आप खुद सोच लीजिए, यानी कि आर मिन करने के लिए, इस पर मिनिमम इफेक्ट लगाने के लिए आपको क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। और थीटा ये पैरेलल वेक्टर हुआ कि एंटी पैरेलल वेक्टर हुआ, आप खुद बोलिए। एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यानी कि सोचिए, न्यूटन ने यह भी प्रूफ करके आपको बता दिया। क्या प्रूफ करके बता दिया? कि अगर घर में भाई बहन में झगड़ा हो जाए तो रिजल्ट को मिनिमम करने के लिए क्या किया जाए? उसका अपोज कीजिए, है ना। उधर कहता चल तो आप कहिएगा ना इधर चल। बहुत बार ऐसा हुआ होगा। तो रिजल्ट मिनिमम करने के लिए दोनों का इफेक्ट उल्टा लगा दीजिए, रिजल्ट मिनिमम हो जाएगा। और अगर दोनों का ताकत सेम निकला तो ऑब्जेक्ट हिलेगा भी नहीं। खुद सोच लीजिए, दोनों की ताकत अगर सेम निकला तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बस इतने ही सोच लीजिए। दोनों का अगर मान लिया जाए कि एक कोई टेबल रखा हुआ है, आप भी खींच रहे हैं, वो भी खींच रहा है, तो आपसे अगर ताकतवर निकला तो वो खींच लेगा, और आप उससे ताकत निकले तो आप खींच लीजिएगा। और दोनों का ताकत सेम रहा, दोनों अपोजिट में खींच रहे हैं, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये न्यूटन ने सबको प्रूफ करके बताया। अब बताइए, इस प्रूफ का काट है आपके पास? इसको आप लैंग्वेज में काट के दिखा सकते हैं? और इस बात को आप लैंग्वेज में, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी आपका लिटरेचर में, तो उसका उसमें इस तरह की बात को लिख सकते हैं आप। इसीलिए कहा गया है फिजिक्स का लैंग्वेज मैथ है। पहले मैथ सीखना पड़ेगा, तब फिर समझ में आएगा। और हम अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, देखिए फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन आपको लग रहा है कहीं से फिजिक्स है, मैथ है। और मैथ में जोड़ घटाव सिखा रहे हैं, जोड़ेंगे कैसे, कंडीशनल अब जोड़ आएगा। अब ये नहीं 2 + 3 5 होगा, 2 + 3 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और उसके बीच का वैल्यू सारा हो सकता है। आप सोच लीजिए, अब दो फोर्स को जोड़ लीजिए जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो 2 + 3 5 भी हो जाएगा, और 2 - 3 1 भी हो जाएगा। मतलब -1 को 1 ही यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इफेक्ट रिजल्ट को मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। अब आप ये नहीं कहिएगा कि सर जोड़ हमको आता है, अभी जोड़ आपको बिल्कुल नहीं आता है, और जोड़ में आप यहाँ इतना परेशान होने वाले हैं, कुछ कहने का नहीं, अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो। और ध्यान दीजिएगा तब परेशान नहीं होइएगा, ध्यान दीजिएगा तब परेशान नहीं होइएगा, लेकिन हाँ, नहीं ध्यान दीजिएगा तो बहुत परेशान होने वाले हैं। और अगर जोड़ घटाव यहाँ नहीं सीखे इस टेक्निक का, तो फिजिक्स का बेसिक है जो ईच एंड एवरी चैप्टर में प्रेजेंट होगा आपके पास। यानी फिजिक्स का जोड़ ऐसे ही होता है। यानी यहाँ जब भी अब आगे, अब थ्योरी में आपका इस तरह का जोड़ आएगा, तो कंडीशन के साथ सब कुछ याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन इसका याद करना पड़ेगा, है ना, किस तरह से डेरिवेशन होता है, तब जाके आपके दिमाग में काम करेगा। ये हो गया। तो रिजल्टेंट का रेंज, रेंज मतलब समझते हैं ना, कहां से शुरुआत हो कहां तक जाए, रेंज उसी को कहते हैं। तो रेंज ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, उसको लिखते हैं। रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब परिणाम होता है। आपके परिणाम का रेंज क्या हो सकता है? तो रिजल्टेंट का रेंज क्या हो सकता है भाई? तो मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा, और मिनिमम वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा होगा। यानी a + b होगा और a - b का मॉड होगा। नहीं, यानी रेंज ऑफ रिजल्टेंट जो होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, रेंज लिख रहे हैं। मतलब 2 और 3 जोड़ने के बाद क्या क्या आ सकता है। तो 2 और 3 जोड़ने के बाद 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 1 और 5 के बीच का सारा वैल्यू हो सकता है। यानी 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी होता है, 1.7 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 5.1 नहीं हो सकता है। तो रेंज ऑफ रिजल्टेंट का मतलब समझ में आ गया कि क्या होगा। अभी और भी कंडीशन है, देखिए ये सब याद रखना पड़ेगा। केस थर्ड में देखिए, ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश किया है। इफ बोथ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ बोथ वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर समझते हैं लंब, तब थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा।
जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला पार्ट साफ हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा √a² प्लस b²। सारा फॉर्मूला बना, हम पूछेंगे दो वेक्टर को जब 90 डिग्री पर जोड़िए तो रिजल्ट क्या होगा, तो दोनों वेक्टर का स्क्वायर करके √। और ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। सोचिए अब आपको क्या लग रहा है, इस फिजिक्स के जोड़ घटाव में आपका ट्रिगो कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। सारा हम कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। आप पूरा पढ़े हैं ना कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का √, सब प्रूफ करेंगे इस वेक्टर में। यानी कि आप समझ लीजिए कि हम सब कुछ में जा सकते हैं, इधर सब कुछ निकाल सकते हैं। यानी रिजल्टेंट जो होगा दो वेक्टर जब 90 डिग्री होगा तो a² + b² होगा। अब याद कीजिए मैथ वाला बात, 3 + 4 कितना होता है, कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा 7। लेकिन 3 + 4 अगर 90 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट 5 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहां पर, खुद बोलिए, मैथ में ट्रिगो में, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं ना। 3 + 4 का 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल टू होता था 5। इसी तरह से 12 + 5 कितना होता था, आप लोग बोलिए, वो नहीं जानते हैं। वेरी 7 गुड मैथ। कितना 12 + 5 सर 7। 12 + 5। जिस तरह से ये बोले थे 3 + 4 5 हुआ था, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया था। उसी तरह से आपको 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 13 होता है, 13 होता है। सब मैथ बनाए हैं भूल गए हैं। 8 + 6 कितना होता है उसमें, 10 हाँ 10 10 होता है, 10 10 ये याद है ना। उसी तरह से और कोई डाटा आपको याद है, मैथ जो बनाए हैं, बहुत मैथ बनाए उनको याद होगा। हम 3 को बता दिए, 3 + 4 5 होता है, 8 + 6 10 होता है, 12 + 5 13 होता है। और कोई डाटा आपको याद है उस तरह का जो सर बनाए हैं पाइथागोरस? 24 + 7 कितना 24 + 7 कितना 25 होता है? होता है। अच्छा 25 ये सब याद के लिए है ना, मजा आ जाएगा तब। और जो नहीं याद किए हैं उनको कष्ट तो थोड़ा होगा। अब बताइए आप लोग को इसमें से कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए। यहां तक में अगर कोई सर कष्ट है तो हाँ बोलिए। a - में मॉड लगाए और a + b में मॉड नहीं आया, ऐसा क्यों सर? इसलिए कि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, और a + b हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो उसमें मॉड लगाने से कोई फायदा, आप बोलिए तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैथ का रूल है ये सब छोटा मोटा, है ना, बोलिए तो लगा भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें लगाना इसलिए जरूरी था कि 2 - 3 -1 हो गया था, -1 नहीं 1 होगा वो, इसीलिए। आप सोचिए ना कि 2 और 3 -1 नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि दोनों जब अपोजिट लगाएंगे तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा आंसर। लेकिन यहाँ तो 2 - 3 -1 हो रहा था, इसलिए उसको मॉड लगा दिया है, वो प्लस हो गया। और प्लस में तो प्लस ही रहेगा ना, उसमें ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। ये देखिए एकदम क्लियर क्रिस्टल के जैसा दिख रहा है, सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट है। अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, और इस डेरिवेशन को लिख करके आज आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का रूल खत्म हुआ, ये रूल था, ये नियम था ऐड करने का। अब देखिए इस नियम पर क्या क्या खेल चलता है, अभी नहीं समझ में आएगा, 2-4 क्लास बीत जाएगा ना, जैसे प्रॉब्लम 10-20 बना लीजिएगा, तब आपका दिमाग काम करेगा। अरे वाह, ये तो जितना भी हम लोग घर में काम करते हैं सब का जोड़ घटाव ये वेक्टर पर ही चलता है। जितने तरह का वर्क आप कर रहे हैं पृथ्वी पर रह करके, जितना भी काम कर रहे हैं, सारा काम में ये रूल लागू है। और पहले जो कर रहे थे वो अधूरा ज्ञान था, अब आपको जोड़ घटाव का पूरा ज्ञान हो रहा है कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं किसी चीज को। तो अभी तो फिलहाल ऐड पर हम है, सब्ट्रैक्ट की बात ही नहीं करेंगे अभी हम, अभी सिर्फ एडिशन की बात हो रही है। हम लोग जोड़ते कैसे हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को, उसकी बात कर रहे हैं। जबकि इसके पहले हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ ऐड पढ़े हैं 10th क्लास तक। वेक्टर का ऐड कभी पढ़े हैं क्या, कि 2 + 3 1 होता है? कभी नहीं पढ़े।
तो यहाँ पर देखिए मीनिंग हम बताते हैं, बहुत सारा मीनिंग जो है ना क्लियरली बताएंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान से सुनिएगा, ये नोट पॉइंट है, समरी पॉइंट है। पहला में अगर वेक्टर ए है और उसका मॉड लगा दिए तो इसका मतलब ए होता है। दूसरा पॉइंट में अगर वेक्टर ए का मॉड है प्लस वेक्टर बी का मॉड है तो इसका मतलब ए प्लस बी होता है। याद हो गया? इसका मॉड है तो ए प्लस बी होता है। लेकिन यदि तीसरा में देखिए सबसे खतरनाक यही होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल पर अगर मॉड हो जाए, ऐसे बड़ा अजीब है। ए पर मॉड प्लस बी पर मॉड तो ए प्लस बी हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का टोटल का मॉड एक साथ हो जाए तो इसका मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम, इस बात को कभी मत भूलिएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रिजल्टेंट का। ये प्लस बी का होल का मॉड रहेगा तो ऐसा लिखाएगा, ए का मॉड अलग से रहेगा, बी का मॉड अलग से रहेगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। चौथा, ए प्लस बी अगर ऐसा मॉड लगा दे जिस पर वेक्टर नहीं लिखा रहे तो इसका मतलब भी ए प्लस बी ही होगा। ये वेक्टर लिख करके होल पर मोड है तो ये होगा रिजल्टेंट, याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कभी भी। इतना पॉइंट दिमाग में सेट किया कि नहीं जो अभी बोले हैं हम, देख लिए ध्यान से। और अगर सेट कर गया है तो आज आपके ग्रुप पर क्वेश्चन गया था, जिनके पास क्वेश्चन पहुंच गया है वो अपना पीडीएफ खोलिए और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? देखिए अभी भेजे हैं क्वेश्चन, आप लोग को क्वेश्चन बनाना है 1 नंबर से। 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है एक साथ हम क्या करेंगे आपको अभी तुरंत बतला रहे हैं। ऐसे हम यहाँ भी क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, टेंशन नहीं, बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं है, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए एक पहला क्वेश्चन है जो भेजे हैं, कहता है इफ वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू आर है, एंड लिखता है इफ वेक्टर पी का मॉड इक्वल टू वेक्टर क्यू का मॉड है इक्वल टू वेक्टर आर का मॉड है, तीनों का मॉड इतना आपके बराबर है, तो कहता है देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू, है ना? फिर कहता है देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू, यानी देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू के बीच का एंगल बताना है। देखिए इसको बनाने का तरीका हम बताते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है वो हम बताते हैं। देखिए मीटिंग इंड होने वाला है, पहले आप लोग दिमाग लाइए, 1 सेकंड 2 सेकंड में मीटिंग इंड हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग इसी आईडी पर। तब तक ये क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए, फिर मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। जल्दी से ले लीजिए और क्वेश्चन अपने बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। कहीं भी क्वेश्चन बनाने का जो टेक्निक है ना उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले ये लिखा हुआ है, इसको समझिए। जब भी ऐसा लिखा रहे, जब भी ऐसा लिखा रहे कहीं पर, तो आप क्या कीजिएगा, आर बराबर लिखिएगा अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। तो अभी तो कहिए सर आप ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर चल रहे थे, तो देखिए नाम बदल जाने से क्या है, मेरा नाम a रखिए अपना नाम b, फिर मेरा नाम p कर दिए अपना नाम q, उससे क्या मतलब है, तरीका तो ही होगा। और अगर इधर अंडर रूट है तो अंडर रूट अगर इधर हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी थोड़ा बनेगा, दोनों फॉर्मूला चूंकि एक ही है, अगर यहाँ हटाइएगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और अगर अंडर रूट नहीं लिखे जाते हैं स्क्वायर चला जाएगा। तो अब सबसे पहले इस रेड लाइन को घेरे हैं, इसका मतलब ये होता है, यही को लिखना है। सब लोग दिमाग में अपना सेट कीजिए इस बात को।
जब ये लिखिएगा तो यही लिखना है हर हाल में, ये चूंकि अभी प्रूफ किए हैं, तब प्रूफ थोड़ी याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझिए। इसका मतलब होता है P बराबर Q बराबर R, क्योंकि सबका मॉड यानी P के बराबर Q है, Q के बराबर R है, तो सब टर्म को आप एक ही टर्म में बदल दिए। अगर यहाँ R स्क्वायर लिखते हैं तो P बराबर R है तो इसको भी R स्क्वायर लिख ही दीजिए, Q बराबर R है तो इसको भी R स्क्वायर लिख ही दीजिए, और यहाँ 2R स्क्वायर क्योंकि P दोनों R है, cos थीटा हो गया, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर हो गया, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर cos थीटा। जरा ध्यान से देखिएगा, 2R स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, R में से 2R स्क्वायर घटा तो माइनस R स्क्वायर आ गया, ये बात समझ गए होंगे। तो cos थीटा बराबर आ गया -1/2, थीटा बराबर 120 डिग्री। कहे सर हमको तो याद नहीं है वैल्यू, तो हम बोलिए आज लिखवा देंगे लास्ट में ये वैल्यू सारा, नहीं तो अभी ये लिख देते हैं। ऐसे बहुत सारा को लिखे हुए हैं, पहले बता दिए हैं, बोलिएगा तो हम इसका आंसर सबका बता देंगे 180 तक कैसे आंसर याद किया जाता है जो लास्ट में। ये बात समझ में आ गई आप लोग को कैसे क्वेश्चन बना कि किन्हीं को कष्ट है बोलिए, थोड़ा भी डाउट है तो हमसे डाउट क्लियर कीजिए। नो सर। नहीं है, देखिए सिंपल सा बात समझ लीजिए, आपको लगता होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको अनुभव होता है कि हम तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, दोनों एक ही बात है, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। हाँ फिर भी थोड़ा है कि ऑफलाइन में है तो दो चार बात ज्यादा सुनिएगा, ऑनलाइन में थोड़ा कम सुनिएगा अपना, क्योंकि कान आप लोग बंद करके रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है उसके बारे में सोचते हैं और तब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम आप लोग के पास पहुंचा हुआ है, बहुत लोग बना भी लिए होंगे, हमको विश्वास है ना, जो बोले हैं अभी, लेकिन जो नहीं बनाए हैं उनके लिए है मेरी बातें हैं। देखिए यहां दिया हुआ है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बता रहे हैं आप लोग को, इफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू वेक्टर R है, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ एंड इफ वेक्टर P का मॉड प्लस वेक्टर Q का मॉड इक्वल टू वेक्टर R का मॉड दिया हुआ है, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q, यानी देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर P वेक्टर एंड वेक्टर Q वेक्टर। बनाइए जल्दी से आप लोग, बनाइए इस क्वेश्चन को फास्ट में, बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए तब काम चलेगा। और ऑफ ऑनलाइन क्लास तो आज का आप लोग का लास्ट क्लास अब है ना, इसका तो अब ऑफलाइन में कि किन्हीं को ऑनलाइन भी पढ़ना है तो हमको बतला दीजिएगा, है ना, मैसेज कर दिएगा व्हाट्सएप पर। हाँ नहीं तो ऑफलाइन में ऑफिस में आके मिल लीजिए सब लोग, बैच का टाइम वहां सेट कर देंगे, एक आध दो दिन कष्ट हो सकता है उसमें, उसके फेर में आप लोग का। हाँ लेकिन एकदम हर हाल में जो चीज मन में सोचे उसका तैयारी जरूर कीजिए। आज बहुत सारा और क्वेश्चन भी भेजेंगे आप लोग को, आज नहीं अगले क्लास में भेजेंगे, मतलब असाइनमेंट का, आज इससे असाइनमेंट भी भेजेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थ्योरी कम निकला है ना, तो असाइनमेंट अभी देंगे तो कुछ क्वेश्चन अटक जाएगा, आपको लगेगा कि बड़ा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन, इसीलिए उसको नहीं भेजेंगे आज, अगले क्लास पढ़ाने के बाद असाइनमेंट आप लोग को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनाइए एकदम फ्रीली माइंड से, आपको तो बोले थे इसका मतलब अभी आपको याद हो गया है कि R स्क्वायर होगा, P स्क्वायर होगा, Q स्क्वायर होगा, 2PQ cos थीटा होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोचिए, इसका मतलब तो यही लिखना है हरान में। अब उसको अप्लाई कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अप्लाई कीजिए, इसको जब इसको अप्लाई कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रेड लाइन इसको घेरे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, P प्लस Q इक्वल टू R हुआ। इसका मतलब वही हुआ, P प्लस Q इक्वल टू R हो गया। तो P प्लस Q इक्वल टू R हो गया। यहाँ R स्क्वायर है, P स्क्वायर है, Q स्क्वायर है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो थोड़ा मैथ का दिमाग लगा लीजिए, टेंशन क्या लेते हैं। R के बदले P प्लस Q लिख दीजिए, काम खत्म है। R के बदले P प्लस Q, लेकिन R का होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। R के बदले P प्लस Q लिखे है ना, तो R का होल स्क्वायर था, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा हो गया। A प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB, बस इतना ही लिखा है, cos थीटा यहाँ नहीं लिखिएगा। ये नहीं कि उधर लिखा तो इधर लिख दीजिएगा। ये A प्लस बी का होल स्क्वायर प्योर छठा क्लास वाला वो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला है। और ये हो गया A, मतलब वही। अब बताइए, जब इसको पकड़ के सबको इधर लाइएगा तब माइनस हो जाएगा, माइनस P स्क्वायर हो जाएगा, माइनस Q स्क्वायर तो कट जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म सब कट गया। तो आपको बच गया 2PQ cos थीटा इक्वल टू 2PQ बच गया। लेकिन अब इधर इनटू में चूंकि बचा हुआ तो ये डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1 बचा। cos थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, 0 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा दोनों वेक्टर के बीच का। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। कोई परेशानी है तो बताइए, है ना, और नहीं तो फिर आगे बढ़िए। नहीं तो फिर क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। शुभम समझ में आ रहा है, शुभम कुमार, शुभम बोलिए अच्छा से, वैसे मत बोलिए सर अब भाग जाइए, हम आपको पकड़ने वाले नहीं हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है ना, कोई कष्ट? तो पटना में है या गांव पर? पटना में। तो क्लास करना है ना ऑफलाइन आके। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए, कहता है रिजल्टेंट इतना है और बस इसको केवल बदल दिया है। तो हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं बदलेंगे, हम बार बार मिटाएंगे नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ ये डाटा जो है बदला हुआ है आपकी बात, है ना, इस डाटा को सिर्फ बदला हुआ, बाकी वही डाटा है, सब कुछ वही है पहले से जो है। और क्वेश्चन में सिर्फ यही है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर, ये है आपकी बार P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर है। तब क्वेश्चन बनाइए, तब क्वेश्चन बनाइए कि क्या होगा जो। बनाइए, आप लोग के पास टाइम है, क्वेश्चन बनाइए। तो अब ये हो गया थर्ड नंबर प्रॉब्लम। तो अगर थर्ड नंबर हो गया तो इसका सोल्यूशन तो अब ये है नहीं, इसका सोल्यूशन मिटा देते हैं पहले, है ना, और तब फिर उसका सोल्यूशन होगा। इसके आगे आप लोग कीजिए जल्दी से, फास्ट में एकदम आंसर निकालिए कि कितना आएगा। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, बस इतना ही याद कर लीजिए, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई नहीं भेजे अभी तक व्हाट्सएप पर, हम इंतजार ही करते रह जाएंगे। एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बस समझ लीजिए इतना तरह से। देखिए, सबसे पहले तो आप इसके बराबर इतना लिख सकते हैं, एकदम कंफर्म है आपको। इतना बराबर ये लिखेंगे, ये तो एकदम कंफर्म है आपके पास। लेकिन R स्क्वायर बराबर अब की बार दिया है, इसके बराबर क्या दिया है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दिया, ऐसे दिया है, आई इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। अंकित कुमार ध्यान से देखिए, आप क्या गलती किए थे,
आप इसको इसको कटवा करके ऐसे इधर 1 लिख दिए थे, जबकि ये इधर आ करके होगा माइनस पी स्क्वायर, तब पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर जब इसको क्यू लाइएगा इधर, तब क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 0 हो जाएगा। यानी जब इसको इसको ऐसे कटवाए हैं ना, तो प्लस में कटता है तो 0 आंसर होता है, और इंटू में कटता है तब 1 आता है। अंकित कुमार, छठा क्लास का मैथ सिखाए हैं, इसके बदले अलग से फी लेंगे 100 रुपया, समझ लीजिए। जो फी दीजिएगा और एक्स्ट्रा मैथ जो जो सिखाएंगे आप लोग सबसे अलग फी वसूलेंगे, और वो फी आपको पॉकेट खर्च से निकलेगा, गार्जियन का नहीं, समझ लिए ना। इसलिए मैथ पर ध्यान दीजिएगा। क्लास में आइएगा, सबके लास्ट कॉपी में लिखते जाएंगे कितना मैथ अलग से सिखाए 9, 10, 8 वाला, और पर मैथ 100 रुपया, है ना। तो समझ गए ना बात को हम क्या कर रहे हैं, कि इसको दोनों कटवाइए तो इधर 0 होगा, 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर कोई कष्ट है तो अभी भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0/2pq हो जाएगा। यानी 0 में कोई चीज से भागा देते हैं तो 0 हो जाता है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। आयुष कुमार, आपका भी गलती था। चलिए, ये 3 क्वेश्चन तो बड़ा आनंददायक था, ज्यादा कोई कष्ट नहीं दिया। तो चौथा क्वेश्चन जरा बना के दिखाइए आप लोग, है ना। 4th नंबर क्वेश्चन, इसको फिर से बनाना है दोबारा। और देखिए बना कर देखिए, बहुत लोग तो क्लास करते हैं छुप छुप करके, है ना, हमसे बतियाना नहीं चाहते हैं, है ना। नहीं बतियाइए तो फायदा कैसे होगा, बस समझ लीजिए, बतियाइएगा तब ना अलग अलग बुद्धि बताएंगे तरीका। वो व्हाट्सएप पर कॉल करते रहते हैं आपके बैठ के, मतलब रियल कॉल नहीं है, व्हाट्सएप पर कॉल कीजिएगा। हम क्लास लेते रहते हैं, वो सब म्यूटेड रहता है, आपको लगता है वो कॉल लग गया, हमको केवल मिस कॉल दिखाता है बाद में। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आइए 12th क्लास के बोर्ड में इलेक्ट्रोस्टैट में पूछा हुआ ये प्रॉब्लम, वेक्टर का सोच लीजिए। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 4 नंबर। एट व्हाट एंगल, देखिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल 3 फोर्स सेट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड थ्री फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्स so that their result is equal to 0, इस क्वेश्चन को बनाइए, आराम से बनाइए, टेंशन मत लीजिए। आपके पास 4-5 मिनट का मैं टाइम देता हूं, 1-2 मिनट का नहीं। बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है सॉल्यूशन, आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना 120 डिग्री, वो आंसर वहां लिखा हुआ है। आप कैसे सॉल्यूशन किए हैं दिमाग लगाइए, 4-5 मिनट का टाइम आप। यानी देखिए क्या कहते हैं, एट व्हाट एंगल 3 फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जानते क्या कहा, 3 आदमी हैं, तीनों का ताकत सेम है। कितना आदमी है, 3 आदमी है, तीनों का ताकत सेम है। आप घर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो बोरा, समझ रहे ना, चावल का, और तीनों मिलकर के उस बोरा पर इस तरह से ताकत लगाइए वो हिले भी नहीं। रिजल्ट 0 का मतलब ही ना हुआ है, हिले भी नहीं। अगर 2 गो मिलकर एक तरफ खींचिएगा, एगो अकेला बजाए तो भी खींच लीजिएगा आप उसको। तो कैसे कैसे फोर्स लगाए कि हिले नहीं। और जानते इसका एग्जाम्पल आपसे ज्यादा मजदूर जानता है। सर कैसे, एगो टर्म सुने हैं त्रिपाल, त्रिपाल लगाया जाता है जो Yes. टेंट खम, सुने हैं? Yes. उसका नाम त्रिपाल क्यों है?
क्योंकि उसमें 3 ही खंबा होता है, याद कीजिए त्रिपाल में। त्रि मतलब 3 और पाल मतलब छावनी। त्रिपाल में हमेशा 3 खंबा होता है और तीनों खंबा कितना कितना डिग्री पर होता है पता है आपको? 120 डिग्री पर होता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, कैमरा वाला स्टैंड देखे हैं? स्टैंड कैमरा वाला हाँ सर। नहीं बोलते हैं। कैमरा खींच आती कैमरा वाला स्टैंड या फिर फोटो खींचने वाला स्टैंड देखे होंगे, या टीचर लोग पढ़ाते हैं। आप मोबाइल में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर आ जाएगा मोबाइल स्टैंड। उसमें 3 लेग होता है कि 4 लेग होता है? 3 3 तो तीनों लेग होता है तो कितना कितना डिग्री पर होता है? 120 डिग्री। अब सोच लीजिए कि इतना सारा एग्जाम्पल आप जानते हैं, क्वेश्चन नहीं हिल रहा है आपसे। यानी कि बात को समझने की कोशिश कीजिए। नेचर में सब कुछ आपको दिखता है, भले फिजिक्स में नहीं दिखे। और नेचर और फिजिक्स को जो कोरिलेट करता है वही आपका नेचुरल साइंस है, यानी फिजिक्स। आप समझिए कि कहां कहां पर ऐसा ऐसा होता है समझ में? तो बात समझिए कि क्वेश्चन, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, इस पर मेनली डिस्कशन करना। बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन तो बहुत सारा है, क्वेश्चन लैंग्वेज में है। ये लैंग्वेज में क्वेश्चन, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे दिखाएंगे? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वेक्टर है, 3 फोर्स है, 3 आदमी है। पहला आदमी का ताकत F1 है, दूसरे आदमी का ताकत F2 है, तीसरे आदमी का ताकत F3 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सबका ताकत सेम है। F1 का भी ताकत, F2 का भी ताकत, F तीनों आदमी का ताकत सेम है। तो मान लीजिए तीनों का F है ताकत, मान लिए, लेट मतलब मान लेते हैं तीनों का ताकत सेम है तो F मान लिए तीनों का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में कहता है तीनों का रिजल्टेंट 0 है। तो तीनों का रिजल्ट स्केलर में कभी 0 हो सकता है क्या? आप बताइए, स्केलर में सिर्फ जोड़ना रहता है आपको तो 3F आंसर आता है, 1 + 1 + 1 3 हो जाता है। लेकिन तीनों का रिजल्ट 0, इसका मतलब वेक्टर सम की बात कर रहा है। वेक्टर सम का सिंबल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार F वेक्टर प्लस F वेक्टर प्लस F वेक्टर का सम 0 है। इस पूरे लैंग्वेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही होगा। याद कर लीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या अब आपको गलत लग रहा है? कह रहा है ना कि तीनों फोर्स का रिजल्ट 0 होगा, तो तीनों फोर्स का वेक्टर सम 0 कर दिए। इसके बाद अब सिर्फ सॉल्यूशन करना बाकी रह गया। इस क्वेश्चन का मीनिंग हम समझ गए। इस क्वेश्चन को मीनिंग तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, आप खुद सोचिएगा। और जानते हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं होगा, हमारा कोई रोल नहीं होगा कि इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज तक पहुंचना है। इसके लिए आपका अपना मेहनत वर्क करेगा। हम तो जोड़ने का तरीका सिखाएंगे ना, हम फिजिक्स की तरीका सिखाएंगे, कैसे बनता वो बनाएंगे। और ये डिपेंड करता है आपके मेहनत पर कि किसी चीज को कितना बार प्रैक्टिस करते हैं, दिमाग में कितना एनालाइज करते हैं, कि पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर जानते हैं, कि फॉर्मूला पर पुट कीजिए वैल्यू आंसर आ जाए। वैसा भी चीज अब नहीं रहेगा। लैंग्वेज को समझना पड़ेगा आपको, और एक बार में समझ में नहीं आएगा। आप लोग बताइए, क्रिकेट सब लोग खेले होंगे, खेलते हैं ना, खेले हुए होंगे। एकदम पहला बार जब बैट पकड़े होंगे तो बैट पकड़ने नहीं आता हो अच्छा से, हर गेंद पर छक्के मार दीजिएगा, कि कभी 2 रन लीजिएगा, कभी 0 रन लगेगा, कभी 4 रन लगेगा। तो कंडीशन वही है। सारा क्वेश्चन आपसे जल्दी सोल्व भी नहीं होगा, और जो सीधा सीधा छोड़ दिए उनसे तो होगा ही नहीं। मेहनत करना पड़ेगा, हमारे साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, तब जाके काम आपका बनेगा। और जब तक हमारे साथ ही डिस्कशन नहीं कीजिएगा तब तो मजा ही नहीं आएगा। बस सोच लीजिए, क्योंकि हम ही रास्ता दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। और आपको बहुत कम ही टीचर होंगे ऐसे कि आपका सहायता करेंगे, बहुत कम। अभी तो आप पढ़ना शुरुआत किए ना 11 12 में, देखिए कि कितना कष्ट अभी होता है ना। आपको टीचर की आवश्यकता होगी, टीचर आपको हेल्प करने के लिए नहीं रहेंगे हाजिर, तो कैसे काम बनेगा आपका? सोच लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? आपको तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट का आंसर पता है, ये तो 3 वेक्टर का है, तो उसको बदल दीजिए ना, दिमाग लगा दीजिए। आप लोग अगर अपोज कर सकते हैं तो कर दीजिएगा हमारा,
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इसको मैं इतना लिख सकता हूं कि नहीं, आप लोग बोलिए। देख लीजिए, इस वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं? अब नहीं बोल रहे हैं आप लोग। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। तो अब आप इसको मन में, कहा मन में लिखना नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हमको समझाना है। रिजल्टेंट मान लीजिए, इसको मन में वेक्टर ए मान लीजिए, इसको मन में वेक्टर बी मान लीजिए। मन में मानना है, लिखना नहीं था। लेकिन मैं क्यों लिखा हूं वो आपको हम बता दिए हैं, क्योंकि हमको समझाना है, आपको बहुत दिनों तक याद रहे, इसलिए वैसा लिख दिए हैं। और तब तो इसके अनुसार क्या होता है, रिजल्टेंट का स्क्वायर था माइनस एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर, 2ab cos थीटा। अब माइनस एफ का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये 2f स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। अब इसको इधर लाइएगा तो एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको इधर लाइएगा, वो प्लस में उधर रह गया, ये हो गया माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर cos थीटा हो गया। एफ स्क्वायर कट गया, cos थीटा इक्वल टू आ गया माइनस 1/2, थीटा बराबर हो गया 120 डिग्री। देख लीजिए ध्यान से, कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम, कोई समझने में दिक्कत है तो हमको बतलाइए। किन्हीं को कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, ठीक है। और देखिए, जिनको ऑनलाइन क्लास करना, फिर से बोल देते हैं, कॉल कीजिएगा हमको। संडे को हम टाइम सेट करेंगे, अभी तो आज नहीं, कि मेरा दिन भर क्लास रहता है। बहुत लोग कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं, तो उनको गुस्सा आता होगा कि आप ही का क्लास सिर्फ चलता है, दिन भर क्लास चलते रहता है। अलग अलग लोगों का है ना, फाउंडेशन बैच है, 12th बैच है, टारगेट बैच है, बहुत तरह रहता है। इसलिए बहुत लोग अब फोन नहीं उठा पाते हैं, तो उनको लगता है कि सर बहुत गुस्सा में हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और एक ऑफिस का नंबर भी अगले क्लास से मिल जाएगा, ऑफिस का लगेगी, तो मेरा पर्सनल नंबर आप फोन करते थे ना, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां से भी मिल जाएगा आपको, है ना। वो नंबर हम आप लोग को सेंड कर देंगे, किस पर, आपके ग्रुप पर। और जिनको कोई भी कष्ट है हमसे मिलिए, आपको लगता होगा कि हमारा अगर भविष्य नहीं ठीक हो सकता तो वो भी समझाएंगे, है ना, कि कैसे ठीक हो जाएगा जो। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और जो बाकी क्वेश्चन बच गया है आगे 17 तक, 70 नंबर तक, वो घर से बना करके होमवर्क के रूप में हम पर भेजना है। और देखिए, जो कॉपी फेयर करते हैं ना, जो वीडियो जब डाल देते हैं तब कॉपी फेयर करते हैं, वो कॉपी बहुत लोग नहीं भेजते हैं। कितना बार बोले हैं कि भेजिए, आपके पास रखा हुआ है, फोटो लेने में 1-2 मिनट लगता है, हमसे उससे संतुष्टि होता है देख करके। और होमवर्क बना के भेजिए, तब ना मजा आएगा। देखिए, वर्चुअल क्लास है ये, अगर रियल क्लास में आ जाइएगा तब तो हम बाय फोर्सली चेक करते हैं कहाँ है, लेकिन यहाँ तो भेजिएगा तभी ना हम चेक करेंगे। अब आपके घर कैसे पहुंच जाएंगे आप, है ना। ऐसे भी यहाँ पर बिहार में ऑफलाइन क्लास 6 से चालू हो जाएगा, सरकार से घोषणा हो जाएगी, है ना। तो आज का क्लास एंड करते हैं। बाकी क्लास टाइम संडे को आप लोग फोन कीजिएगा, ऐसे जितने लोग ज्वाइन हैं मैसेज कर लीजिएगा, तो सब लोग को हम बारी बारी से मैसेज कर लेंगे, है ना। और किनका टाइम कहाँ कैसे सेट करना वो सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास एंड कर देते हैं, अब फिर मिलते हैं आगे।